उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोध. Arise, awake, and strive for knowledge. Namaskar. Welcome to the next episode of the Indic Pen Uttishta Bharata series. Today we have an illuminous guest with us, Kamalakant Tripathi ji. उसमें उनको लगा कि हम इन सबको पीछे कर देंगे, ये लोग रिडंडेंट हो जाएंगे। तो शुरू में सफलता मिली, ज़बरदस्त सफलता मिली। उनका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था खिलाफत के साथ जोड़ करके सफलता मिली। Savarkar evokes extreme strong emotions from both ends. अंत में वो सबसे ज़्यादा फेल्योर उसी को मिली। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से जो सफलता मिलती थी वो भी नहीं मिली। लंबी परंपरा 1857 से मैं तो देखता हूँ, उसको 1857 से इसकी लिंक की जाती है। ये एक धारा काम कर रही थी, उसको क्रश किया गया और अपने अपने इंटरेस्ट से क्रश किया गया। जो 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 इनजस्टिस हुआ है पूरे एक मास के साथ, पूरे पॉपुलेशन के साथ, वो भी हमने महसूस किया था। वो सब अल्टीमेटली लेड टू द पार्टीशन को बचाने के लिए सब कुछ किया, सारी कॉम्प्रोमाइज किया आपने। पार्टीशन फुल ऑफ ब्लड। ये कैसे पॉलिटिशियंस थे? पार्टीशन मान लिया और ये सोचा नहीं कि जो माइनॉरिटी के लोग वहाँ रहेंगे उनका क्या होगा। इस तरह की यातनाएं उस जेल में थी, सेलुलर जेल में, जिसकी कभी कभी बात तो होती है लेकिन शायद लोग सोच भी नहीं सकते, इमेजिनेशन के बियॉन्ड है कि किस तरह की यातनाओं को वहाँ झेलना पड़ता था। कोल्हू की जगह जहाँ 2 बैल लगते थे, वहाँ एक व्यक्ति जो है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट या वॉल्यूम निकालना होता था, पाउंड तेल दिन भर में निकालना पड़ता था। 30 pounds of oil a day. और वो लगा रहता था और नहीं होता था तो दंड मिलता था। बहुत खतरनाक दंड मिलता था। खड़े होकर के उसको हथकड़ी बेड़ी में खड़ा कर दिया जाता था, क्रॉस बार लगा देते। जब वो पॉलिटिक्स में आए, हिंदू महासभा बनाया, हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, उसके बाद भी वो उस चीज़ को उस स्वभाव को नहीं छोड़ पाए। उन्होंने कहा लोकप्रियता मेरी प्रायोरिटी नहीं है। लोकप्रियता तो वही लोग फॉलो करते हैं जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता। Let's dive right into this conversation with Kamalakant ji on सावरकर। आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज सावरकर जयंती है और आपकी नई पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर, नायक बनाम प्रतिनायक, जो कि अभी हाल फिलहाल मार्केट में आई है, उस के सिलसिले में आज मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहूँगी। सावरकर, जब भी उनके सरनेम का कहीं पे ज़िक्र होता है तो सबसे पहला रिएक्शन या तो बहुत ही हीरो वर्शिपिंग के तौर पे आता है। मोस्टली जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो बीजेपी का अभी जो हम रिजीम में हैं, उस रिजीम के अंतर्गत जो है हीरो वर्शिपिंग के तौर पे या तो उनकी बात होती है या फिर बहुत ही एक्सट्रीम ऑपोजिट रिएक्शन आता है, एक ऑलमोस्ट टुवर्ड्स हेट का रिएक्शन आता है। बहुत ही दो वेरी डिफरेंट रिएक्शंस कमिंग ऑन द सब्जेक्ट कि कोई भी उस बारे में या उस व्यक्तित्व पर एक बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट करने में यूजुअली असक्षम रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका इतना रिच बॉडी ऑफ वर्क है, फिर अचानक अपनी जो कहानियाँ आप लिखते थे, जो नॉवेल्स आप लिखते थे, उपन्यास जो आपने लिखे, उसके उस जर्नी के बीच में कहाँ सावरकर आकर टकराया आपसे? नहीं, सावरकर तो टकरा गए इसलिए जी कि मेरे उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास हैं। जी उसमें से जो लास्ट 2 उपन्यास हैं वो एक दूसरे की कड़ी में हैं जी और दोनों आज़ादी के आंदोलन पर हैं, जी मेन स्ट्रीम एंड क्रांतिकारियों का। जी क्रांतिकारियों में जो एक डायकॉटमी थी क्रांतिकारियों और मेन स्ट्रीम में, जी उसको हमने हाईलाइट किया है जी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रांतिकारी जो रिवोल्यूशनरीज थे।
दूसरी तरफ एक तरफ गांधी जी थे शीर्ष पर, दूसरी तरफ ये लंबी लाइन थी जी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तो वेल नोन है। इसके अलावा बहुत सारे क्रांतिकारी थे। जी जी बंगाल में बहुत सारे क्रांतिकारी थे। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फडके बहुत पहले 18th सेंचुरी के मिडिल में काम किया था उन्होंने। जी वो परंपरा चली आई थी। महाराष्ट्र में इसमें पंजाब में लाला हरदयाल थे। जी तो थोड़ा बात बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसमें एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस पर लोग ध्यान नहीं जाता। जी ये जो दूसरा ये आज़ादी का मूवमेंट हुआ, हमारी पहला आज़ादी का मूवमेंट तो वो था 1857 में, क्रश कर दिया गया। जी दूसरा राजनीतिक तरह का था, हम्म लिबरल तरह का था, जी कॉन्स्टिट्यूशनल तरह का था। जी उसमें एक ख़ास बात ये थी कि ये जो क्रांतिकारियों को सबसे ज़्यादा कंडेम किया गया, हम्म जबकि क्रांतिकारियों ने जो ऑर्गेनाइजेशन किया बनाया था अपना 1857 में, बहुत स्मूथली उसने काम किया था, बहुत स्मूथली काम किया था। कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया था, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया था। ऐसा क्या कारण था कि क्रांतिकारी मूवमेंट को जो है, जो ये आप पॉलिटिकल साइड ऑफ रेवोल्यूशन कह रहे हैं, जो बाद का रेवोल्यूशन था 1857 के बाद का रेवोल्यूशन, उसमें क्यों क्रांतिकारी जो थे उनका जो तरीका था उसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया या उसको क्यों दबाने की कोशिश की गई? उनका सेल्फ इन्वॉल्व नहीं था, सेल्फिशनेस नहीं थी उनमें। जी दे वर आफ्टर सैक्रिफाइसिंग देमसेल्फ फॉर द मदरलैंड, जी फॉर द लिबरेशन ऑफ मदरलैंड। जी प्योर मरने को तैयार थे। बिना मरने को तैयार हुए कोई क्रांतिकारी नहीं हो सकता। तो आपका कहने का मतलब है कि जो भी उस समय स्वतंत्रता संग्राम में इन्वॉल्व थे और नॉन क्रांतिकारी साइड का जो ऑपोजिट साइड political था, movement था। पॉलिटिकल मूवमेंट था, जहाँ पे हम लड़ के नहीं लेंगे आज़ादी, हम शांति से आज़ादी मांगेंगे, तो आपका Ambition कहने का मतलब है सबका अपना एक सबका पर्सनल एम्बिशन था, पर्सनल एम्बिशन था, यहाँ तक कि गांधी जी का भी। बहुत ज़बरदस्त। उनका सबसे ज़्यादा था जी टॉप पर बने रहना। जी दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सुभाष चंद्र बोस को बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने। कोई भी, और भी कई लोग, जिन्ना को बर्दाश्त नहीं किया। पहले सबसे पहले जिन्ना उनके विक्टिम बने। जी अदरवाइज जिन्ना वुड हैव बीन कांग्रेस, और कांग्रेस के हेड होते। जी जिन्ना कांग्रेस में गांधी जी से 9 साल सीनियर थे। अच्छा दादा भाई नौरोजी के सेक्रेटरी के रूप में आए। जी जी गांधी जी 1915 में आए, जी और जब आए तब ये जिन्ना टॉप पर पहुंच रहे थे। जी सीआर दास और जिन्ना और तिलक तो बूढ़ा बहुत वृद्ध हो गए थे। तिलक और गोखले की डेथ हो गई थोड़े दिनों में, और एनी विजेंट। इनके जाने के बाद सावरकर, जिन्ना ही कांग्रेस को लीड करने वाले थे। की लीडर रहे। उनका सारा प्लान गड़बड़ कर दिया जी गांधी जी ने। जी क्यों? कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मांगते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम करना अकॉर्डिंग टू लॉ। गांधी जी ने एक इनोवेशन किया मास पॉलिटिक्स का, कि मास पॉलिटिक्स जनता में ले जाएंगे, जी। रोड पर ले जाएंगे, जी और उसमें उनको लगा कि हम इन सबको पीछे कर देंगे, ये लोग रिडंडेंट हो जाएंगे। जी तो शुरू में सफलता मिली, ज़बरदस्त सफलता मिली। उनका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, खिलाफत के साथ जोड़ करके सफलता मिली, लेकिन कंट्रोल में नहीं रहा उनके। मोपला में विद्रोह हुआ, मालाबार में, फिर और कई जगहों पे विद्रोह हुए, काफ़ी हिंसा हुई, किसानों को बहुत नुकसान हुआ, सब जेल गए, और उनकी खेती बाड़ी खत्म हो गई। उन पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया। जी तो जो रेवेन्यू देते थे वो तो बेचारे देते थे बड़ी मुश्किल से, उसके अलावा सामूहिक जुर्माना दिया। सारा कष्ट जनता ने। आपकी इस बात से दो तीन बातें उत्पन्न होती हैं। पहली तो एजुकेशन को लेके, पर उस पर आऊँ उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, अगर हम गांधी जी और सावरकर जी के बारे में बात करें तो इनिशियली दे वर इन सपोर्ट ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग दैट। गांधी जी उसमें साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे। जी जी साउथ अफ्रीका में काम कर रहे, ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट में काम कर रहे थे, जी। तो हेल्प कर रहे थे जी वॉलंटियर्स बना करके। अच्छा बोवर्स के खिलाफ जब उनकी लड़ाई हुई, बोवर्स दे वर ऑन राइट पाथ।
दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम, आई मीन जी। फ्री किंगडम, जी। और उसको क्रश करना चाहते थे यहाँ साउथ अफ्रीकन्स। हम्म। उसमें उन्होंने वॉलंटियर के रूप में ब्रिटिशर्स का साथ दिया। इसकी बड़ी आलोचना हुई वहाँ पर, यहाँ नहीं हुई लेकिन वहाँ बहुत ज़बरदस्त आलोचना हुई। खासकर आयरिश लोगों ने बहुत आलोचना, आयरिश में तो लड़ करके लगातार लड़ रहे थे ना ब्रिटिशर्स से, और बाद में इंडिपेंडेंट हासिल किया उन्होंने। तो ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी जो कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे कई मुद्दों पर, वो आज के परिवेश में सुपर हीरो है, और सावरकर जो वाकई में जिन्होंने अपने पूरा जीवन खपा दिया एक उद्देश्य को हासिल करने में, अपनी फैमिली खपा दी, अपना मतलब हेल्थ वेल्थ सब खो दिया, वो आज जो है इस कंट्रोवर्शियल पोजीशन में है जहां लोग दो वेरी वेरीड व्यूज उनको लेके चलिए। रखते हैं। बहुत खुशी की बात है कि स्ट्रक्चर्ड नहीं हो रहा है इसके हिसाब किताब के हिसाब से, नहीं। बहुत हाँ। सारी बातें बढ़िया आ रही हैं जी। इसमें। जी। कि गांधी जी वॉज ए मास पॉलिटिशियन, जी। उनकी ट्रेनिंग इस तरह से, एंड वेरी एम्बिशियस, हम्म। एंड ही न्यू ऑल द ट्रिक्स ऑफ मास पॉलिटिक्स, हम्म। and he could switch over, he could change his mind, he could change his stand जी। according to circumstances. ये ने तभी तो खिलाफत को समर्थन किया। जी। खिलाफत का समर्थन क्या था? खलीफा की इंस्टीट्यूशन टर्की में ही खुद छोड़ दी गई, एबॉलिश कर दी गई, जी। और वहाँ पर कमाल अतातुर्क ने रिपब्लिक कायम कर दी थी। ये रिस्टोर करना चाह रहे थे, खलीफा सुल्तान को रिस्टोर करना चाह रहे थे, कोई तुक नहीं था इसका, एक मिडिवल इंस्टीट्यूशन जी। जिसमें थियोक्रेसी का एलिमेंट था। तो सिर्फ वो एक स्ट्रेटजी थी इनको मिलाने का, जो लखनऊ में जो समझौता हुआ था तिलक और जिन्ना के बीच में साइन किया था इन दोनों ने, उसको रिडंडेंट करने की और नेता बनने की, सबसे ऊपर टॉप पे बनने जा पहुँचने की। दूसरी बात, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते थे। आई डेयर टू शो, आई डेयर से, जैसे लंगोटी पहनते थे, फंक्शनल रहता है आदमी तो वो नॉर्मल होता है। जी। एक्सट्रीम शो और एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी दोनों ये कंट्राइव्ड होते हैं। जी। जी। तो वो लंगोटी पहनते थे और बात बात में अंतरात्मा की आवाज़ और ईश्वर की आवाज़ की बात करते थे। जी। तो जो लॉजिक से जो बात नहीं कन्विंस कर पाते थे लोगों को, तो तुरंत अंतरात्मा की आवाज़, मेरी अंतरात्मा कहती है, ये मुझे ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी। जी। ये जो चौरी चौरा के बाद उन्होंने जब विड्रॉ किया तो उनका ईश्वर ने मुझे तीसरी बार वार्न किया। अच्छा। हाँ, दो वार्निंग गिनाई उन्हें, इसलिए मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूँ। जी। बहुत मेहरबान है ईश्वर, तीसरी बार उसने मुझको वार्निंग दिया कि अभी देश की जनता तैयार नहीं है। नहीं है। किसके लिए नहीं तैयार है? मास पॉलिटिक्स के लिए। वही जिसकी शुरुआत किया और जिसके दम पर वो टॉप पे पहुंच गए। जी। एक बार वो 20 में टॉप पे पहुंच गए, फिर तो 46 तक रहे, उसके बाद तो बिल्कुल रिडंडेंट हो गए। बिल्कुल। 46 तक ही वॉज द सोल पर्सन हु रूल्ड कांग्रेस, एंड nobody dared to disagree with him, or his voice was the last voice without any argument, basis on the basis of his conscience and बेसिकली his, ऑटोक्रेटिक इन वो अ भी लॉट ऑफ वेज। not only autocratic, he was prophetic। अच्छा। prophet तो आवाज सुनता ना ईश्वर की, करेक्ट। ट्रू। तो he was a prophet। तो और सारे प्रेसिडेंट कांग्रेस के उनके नॉमिनी होते थे, पर्सनल नॉमिनी, एक्सेप्ट वंस सुभाष चंद्र बोस भी एक बार नॉमिनी थे उनके, दूसरी बार इलेक्शन लड़ गए तो उनको निकाल बाहर किया। जी। और क्या क्या दुर्गत किया, कोलैबोरेटर वगैरह उनको कहा, क्या नहीं कहा उनको। जी। बल्कि 1942 का जो मूवमेंट था, वो एक साहब हमारे बता रहे थे, वो उस समय थे, वो बहुत बूढ़े थे, उन्होंने कहा कि लेट सुभाष नॉट कम। ये मूवमेंट जो है ये अंग्रेजों भारत छोड़ो नहीं था, लेट सुभाष नॉट कम। अच्छा। हाँ, सिंगापुर में आ गए थे जी। और उनकी जापानी सेना यहाँ पहुँच गई थी, गुवाहाटी तक आ गई थी। तो लग रहा था उस समय कि जापानीज के साथ सुभाष आ जाएंगे। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सुभाष ने इनको लेट डाउन किया, सीतारामैया को हरा के इनको लेट डाउन किया था। इन्होंने कहा कि सीतारामैया की हार मोर देन माइन
मोर देन हिज, इट इज़ माई डिफीट। ऐसा करके चले गए, फिर तो लोगों ने उनकी हालत ख़राब कर दी। तो ये जो उनका मास पॉलिटिक्स के जो विचित्र और यूनिक तरीके थे, और उसके कंप्रोमाइज़ेज़, उसके टैक्टिक्स, मास्टर थे। तो फिर सावरकर कहाँ रह सावरकर गए? बिल्कुल नहीं, सावरकर तो जबकि एकदम वो स्ट्रेट काफी फॉरवर्ड पढ़े आदमी थे। लिखे, बाहर पढ़े, एक्सपोजर था उन्हें, फिर भी वो ये नहीं सब नहीं, तो ट्रिक्स। मास पॉलिटिक्स नहीं होता, वो तो देखिए, वो तो क्रांतिकारी थे। जी बेसिकली उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी, जी वो अपने को सेक्रीफाइस करने के लिए हुई, जेल भी जाने के लिए नहीं। जी इन लोगों की फिलॉसफी में जेल जाना नहीं था। अगर जेल पहुंच गए तो जेल ब्रेक करना था, और बाहर के क्रांतिकारियों के हेल्प से जेल से निकलवाना था। कई बार भगत सिंह को भी निकलवाने की कोशिश की गई थी। जी तो इनके यहाँ तो जेल जाने का मतलब आप किसी इनकैपेसिटेटेड हो गए, मरे भी नहीं, आपने सेक्रीफाइस भी नहीं किया अपने को, और कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जेल के लिए तैयार नहीं थे वो लोग हमेशा सेक्रीफाइस के लिए तैयार किए गए थे। दूसरी बात, जी जब वो पॉलिटिक्स में आए, हिंदू महासभा बनाया, हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, उसके बाद भी वो उस चीज़ को उस स्वभाव को नहीं छोड़ पाए। उन्होंने कहा लोकप्रियता मेरी प्रायोरिटी नहीं है। लोकप्रियता तो वही लोग फॉलो करते हैं जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता, क्योंकि लोकप्रियता तो आपको टर्न कराती रहती ना। उन्होंने जो मूवमेंट चलाया वो था सर्वजाति सहभोज, सभी जातियों को मिलाकर के एक साथ भोजन कराना। और उसको इतना स्ट्रिक्टली लागू किया कि कहीं भी जाते थे तो पहला काम ये कराते थे, और अगर इसकी सुविधा नहीं है तो जाते नहीं थे, मना कर देते थे। तो इससे लोग नाराज हो गए। गांधी जी ने कभी नहीं ऐसा ये काम किया। गांधी जी तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते रहे, जाति व्यवस्था का भी समर्थन करते रहे पहले। ये तो बड़ा बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है, और वो ऑटोनमस विलेज रिपब्लिक की बात करते थे कि हर आदमी अपनी अपनी जात के हिसाब से काम करे और वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गाँव। बात समझ रहे हैं? बाद में वर्ण व्यवस्था के समर्थक हो गए, और उधर ये पूरा जात पात एकदम खत्म, रोटी बेटी सब कुछ में एक हो जाए, पूरे हिंदू एक हो जाएं, सब हिंदू एक हैं। और ये डाइवर्शंस हुए हैं, ये विकृतियाँ आई हैं हिंदू धर्म में, जो ये सब पैदा हुआ है। तो हिंदू रिफॉर्म का उन्होंने काफी बड़ा बीड़ा बहुत उठाया। बड़ा, उनका जो है कंटिन्यूअस फाइट रही कि अपने ही समाज को किस तरह। इसीलिए वो पॉपुलर reform- नहीं हुए, वो पॉपुलर जी होना भी नहीं चाहते थे। जी जी। बड़ी विचित्र सी बात है त्रिपाठी जी कि आज जो है हम वर्ण व्यवस्था के बारे में वापस से चर्चा करते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं वो समय ठीक था, जबकि अब अभी आप बता रहे हैं कि एक्चुअली गांधी जी भी काफ़ी उस हद तक उस फेवर में रहे बिल्कुल बराबर वर्ण है। व्यवस्था की, और सावरकर थे जो इसके अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि सारे हिंदू यूनाइट हों और एक हों, इक्वल माने अपने को, देयर इज़ नो डिवीजन। हम आते हैं सावरकर जी के एजुकेशन पे। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। स्पेशली सावरकर हमेशा ब्राइट रहे अपनी पढ़ाई में, और जब वो लंदन जाने की तैयारी करते हैं, और आपने अपनी पुस्तक में जो है इस का जिक्र किया है, जहाँ पे श्याम जी कृष्ण वर्मा जी जो है उनकी पढ़ाई पर उनको जो खर्च आ रहा है वो उठाने को तैयार होते हैं, एक शर्त रखते हैं लेकिन, और वो शर्त होती है कि आप पढ़कर वापस आएंगे लेकिन सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, आप अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी समझ को देश के लिए अर्पित करेंगे। ज़रा उस पर मुझे थोड़ा और डिटेल में बात करनी है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के बारे में, कि ये एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी रही जिन्होंने जो है सशक्त करने का तरीका, अपने भारत में भारतीयों को सशक्त करने का तरीका यह खोजा कि जो ब्राइट बच्चे थे उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बाहर, पहले तो आप ये समझाइए कि बाहर जाकर पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, बाहर भेजकर बच्चों को यहाँ से भेजकर उनको पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, और फिर इस तरह की शर्त रखना और ऐसे परिवार से आना जो समृद्ध है, लेकिन आज की समृद्ध परिवार जो है इस तरह से नेशनलिस्टिक व्यू नहीं रखते कि अपना पैसा जो है इन चीज़ों पे दान दें या इन चीज़ों पे खर्च करें, पर वो क्या विजन रही जो इस तरह का एक सिस्टम और प्रोसेस क्रिएट कर सकी उस समय। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर श्याम जी कृष्ण वर्मा नहीं होते तो सावरकर भी नहीं होते। अच्छा जी।
श्याम जी कृष्ण वर्मा बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, ये लिखा हुआ है इसमें। जी। एक कॉटन मिल के मजदूर के घर पैदा हुए थे, पैदा हुए थे जी। और अपनी बड़ी मुश्किल से, बहुत कठिनाई से अपनी इनिशियल पढ़ाई ख़त्म किया, फिर बॉम्बे पढ़ने आए। जब वो हाई स्कूल में थे, संस्कृत बोलने लगे। वो पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम में कर रहे थे, इंग्लिश सब्जेक्ट उस समय वो यही था, लेकिन वो संस्कृत में उनका इंटरेस्ट था, तो संस्कृत के भाषण देना शुरू कर दिया संस्कृत में। इतना ज्ञान था। जी। बहुत कम लोग संस्कृत के विद्वानों में मिलेंगे जो संस्कृत में भाषण दे सके, एक्सटेम्पोर। जी। तो आर्य समाज, वो जो दयानंद सरस्वती के कॉन्टैक्ट में आ गए, तो उनके साथ साथ वो व्याख्यान देने जाने लगे जी। तो और उसी समय क्या हुआ कि उनके एक क्लासमेट थे, नाम मुझे भूल रहा है, इस किताब में है, उनकी सिस्टर से उनकी शादी हो गई जी। और वो दोनों जो हैं भाई बहन बहुत बड़े एक सेठ के लड़के थे जी। तो उससे बड़ा सपोर्ट उनको मिल गया जी। तो फिर उन्होंने, बल्कि उनकी ख्यात सुन करके वो जो ऑक्सफोर्ड में विद्वान थे, संस्कृत जो वहाँ पढ़ाते थे, जी। बहुत फेमस विद्वान थे, जी। वो आए इंडिया। मतलब और भी काम थे, लेकिन आ करके सावरकर से मिले, उनको इनवाइट किया कि आप ऑक्सफोर्ड में आइए, अच्छा। वहाँ हमारी हेल्प कीजिए। जी। तो ये ऑक्सफोर्ड उनके बुलाने पर गए और वहाँ लॉ किया और साथ ही साथ संस्कृत पढ़ाया। संस्कृत, मराठी और गुजराती, अच्छा, तीनों लैंग्वेज पढ़ाते थे। जी। उन्होंने बैरिस्ट्री किया। बैरिस्ट्री करने के लोग सभी इंग्लैंड ही जाते थे। जी, क्योंकि लॉ हाँ, हमारे लॉ यहाँ एप्लीकेबल था, कोर्सेज थे फाइट यहाँ पर करना, बॉम्बे हाँ वगैरह जी। में, लेकिन इस्टेब्लिश करने के लिए अपने को एज बैरिस्टर, एज लॉयर, तो वहाँ जाना पड़ता था। तो इसीलिए वो गए, जी। श्याम कृष्ण वर्मा, जी। और वहाँ उनकी धुरंधर प्रैक्टिस चली। बहुत अच्छे ओरेटर थे, बहुत अच्छे नॉलेज थे, हर सब्जेक्ट उनको नॉलेज था। यहाँ तक कि इंडोलॉजी पर बोलने के लिए ब्रिटिशर्स ने उनको चुना रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा। कई यूरोपियन कॉन्फ्रेंसेस में, कई डिफरेंट हॉलैंड में, जर्मनी में, जी। सब आया हुआ है। जी। तो उन्होंने एक ऐसी स्कॉलरशिप, पहले तो उन्होंने एक इंडिया हाउस का इंतजाम किया, क्योंकि जो ये लड़के यहाँ से पढ़ने जाते थे उनके साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन और रहने की व्यवस्था उनकी बड़ी गड़बड़ थी। लोग किराए पर मकान देते नहीं थे, उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे कि ये गोरे लोग नहीं हैं, प्रेजुडिस थी उनके खिलाफ। तो उन्होंने एक इंडिया हाउस ऑर्गेनाइज किया। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, एक बिल्डिंग लेकर के उसमें करीब 20-25 छात्रों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। फिर उन्होंने स्कॉलरशिप इस्टेब्लिश की इंडिया के स्टूडेंट्स को लाने के लिए, यहाँ से वो इंग्लैंड ले आने के लिए। उस स्कॉलरशिप में एक प्रतिज्ञा पत्र भरना पड़ता था कि इसमें जो एजुकेशन करने के बाद जो हम काम करेंगे, जो करियर बनाएंगे अपना, हम सरकारी नौकरी में नहीं जाएंगे, किसी सरकारी काउंसिल में का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जी। और देश का काम करेंगे, देश की आज़ादी का काम करेंगे। सावरकर जी का बैरिस्ट्री करने का पर्पस प्राइमरीली ये था कि अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए कोर्ट में हमारे क्रांतिकारियों को, तो वो लड़ेंगे। बेसिकली वही, क्रांतिकारियों को, गरीबों को, जी, असहायों को, जी, जिनको जो वकील नहीं कर सकते, जो काम श्याम जी कृष्ण वर्मा कर रहे थे वही वो भी करते। जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सडनली वो अंग्रेज़ों की उसमें पकड़ में आ गए कि ये जो इनकी विचारधारा है और ये जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये डेंजरस हो सकता है। डेंजरस, हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए ऐसा है, गए तो थे वो बैरिस्ट्री करने फॉर्मली, जी। लेकिन इंटरनली वो गए थे अपने संस्था का प्रचार कर, अपनी संस्था की फिलॉसफी का प्रचार करने के लिए और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। जी। उनकी संस्था का नाम था अभिनव भारत। जी। जी। जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, आप सोचिए, जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तब उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर, बड़े भाई के साथ मिल, दोनों साथ पढ़ते थे, हाई स्कूल कर रहे थे, तब उन्होंने मित्र मेला नाम की एक संस्था बनाई। एक यंगस्टर्स का ग्रुप बनाया था जहाँ वो नाटक वगैरह करते थे। मित्र मेला ऑर्डिनरी ग्रुप नहीं था, वो सशस्त्र क्रांति के से अंग्रेजों को हटाने वाला ग्रुप था, वही उसका एम्बिशन था। जी। वहाँ से जब वो पुणे आए कॉलेज में पढ़ने के लिए, बीए करने के लिए, तो यहाँ और भी उनको एक्सपोजर मिला। तो मित्र मेला का नाम उन्होंने चेंज करके 100 लोगों की मीटिंग किया और उसमें उसका नाम चेंज करके नाम रख दिया अभिनव भारत। भारत जो है पूरी तरह क्रांतिकारी संस्था थी, बाहर से प्रचार करती थी शांतिपूर्वक, और उसका जो इंटरनल फंक्शन था
वो सशस्त्र सशक्त क्रांतिकारी था, इट वाज आर्म्ड। हाँ, वो कोई पुरानी क्रांतिकारी परंपरा जी वो 1857 वाली, जी तो वो करने के लिए गए थे, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए गए। वो दोनों में आपस में हार्ट मिल गया उनका, श्याम जी कृष्ण वर्मा का इनका। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इन्हीं को काम दे दिया सारा, अच्छा, इंडिया हाउस का मैनेजमेंट इन्हीं को दे दिया। इन्हीं को दे दिया। और खुद जो उनके खिलाफ माहौल बनने लगा इंग्लैंड में, कुछ उनके एक्टिविटीज़ प्रकाश में आने लगी, रियल मोटिव सामने आने लगा, तो उनका अरेस्ट होने की जी तैयारी हुई। जी तो वहाँ से स्लिप कर गए, वो पेरिस आ गए जी और ये अकेले वहाँ पर उसका काम करते रहे। एक अंग्रेज था, वो उनका पत्र निकालता रहा, उसका नाम आया हुआ है। जी 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 वो काफ़ी उनका सावरकर के बहुत फेवर में था, वो सावरकर को प्लीट कर रहा था सावरकर के केस को, तो वो निकालता रहा। फिर बाद में पेरिस ले गए। जी पेरिस में भी उनको प्रॉब्लम तब हुई जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई, जी तो उसमें फ्रांस और इंग्लैंड एक और थे, जर्मनी एक और था। तो इंग्लैंड के खिलाफ फ्रांस में भी कुछ खास नहीं हो सकता था, जी तो वहाँ स्विट्जरलैंड गए कि न्यूट्रल कंट्री था। जी जी तो उनका अंत वहीं हुआ, जी श्याम जी कृष्ण वर्मा का। वहाँ से उन्होंने कई स्कॉलरशिप इस तरह की, देश के लिए तो हमेशा समर्पित रहे वो। जी और वो भी हर्बर्ट स्पेंसर के फॉलोवर थे कि जो देश आज़ाद नहीं है, वो आज़ादी की लड़ाई जो उसके ऊपर राज कर रहा है उसके कानून के अंतर्गत नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। सारे कानून उसके ऐसे हैं जिससे उसका राज कायम रहे, ठीक बात है। उसकी परवाह नहीं करनी पड़ेगी, उसको ब्रेक करना पड़ेगा लॉ को, मतलब सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी, सीधी सी बात ये जी है। जी तो पूरा इसका दर्शन है, पूरे वर्ल्ड में इसका दर्शन है, सब देशों में इसको ट्राई किया गया है। तो उसके वो पुजारी थे और सावरकर भी उसी लाइन के थे, तो उनको सावरकर को अपने बेटा जैसा मानने लगे थे। जी अच्छा। तो ये है दोनों के बैरिस्ट्री करने का और ये काम करने का। अच्छा, उनके बारे में एक चीज़ और बताया जो बहुत कम लोग जानते हैं। जी जी बताइए। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में, जी। सावरकर के बारे में फिर भी काफ़ी लोग जानते हैं। उन्होंने एक विल किया और एक फंड प्रोवाइड किया कि उनकी डेथ के बाद उनका क्रिमेशन जो होगा वो वहाँ की सेमिनरी में होगा, जी स्विट्जरलैंड की, और उनकी वाइफ का भी। जी उनकी वाइफ बाद में मरी, लेकिन जी। वहीं पर मरी। दोनों का वहीं पर क्रिमेशन होगा और उनकी जो अस्थियां हैं वो वहाँ प्रिजर्व रहेंगी और मैक्सिमम 100 साल तक प्रिजर्व रहेंगी, अच्छा। या जब तक देश आज़ाद न हो जाए, भारतवर्ष आज़ाद न हो जाए। जी अगर भारतवर्ष पहले आज़ाद हो जाता है तो वो अस्थियां आज़ाद होने के बाद भेज दी जाएं। आज़ाद हो गया, 100 साल तो बहुत दूर होती, जी तो आज़ाद हो गया तो माहौल दूसरा था, नेहरू थे, तो ये तो क्रांतिकारियों को वो समझते आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप मानते थे ना इन लोगों को। पूरा हिस्टोरियंस में टेररिस्ट वर्ड अब भी किताबों में है, लड़कों को पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। टेररिस्ट स्कूल उनको मानते हैं। तो वो उसको परस्यू क्यों करते हैं? बहुत बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब उनको तैयार किया लोगों ने कि आप अस्थियां मंगवा लीजिए, तैयार हो गई, यस कह दिया था, लेकिन कहा था मन से कहा। हाँ कोई नहीं। तो आपको ताज्जुब होगा कि जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, तो चूंकि कच्छ से गुजरात से थे श्याम कृष्ण वर्मा, उनका भी राइट बनता था, जी तो उन्होंने परस्यू करके वो अस्थियां मंगवाई और कच्छ के एक उनके गांव में एक स्मारक बनवाया जी। और एक कच्छ में एक गांव का नाम रखा श्याम जी कृष्ण वर्मा नगर। अच्छा। ये इस तरह देखिए, पूरे हिस्ट्री में एक कोई चीज़ जब घटित होता है ना, जैसे 14 में जो कुछ घटित हुआ 2014 में, वो ऐसे सडनली नहीं हो गया। जी ये एक धारा काम कर रही थी, उसको क्रश किया गया और अपने अपने इंटरेस्ट से क्रश किया गया। नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, गांधी जी को कांग्रेस के ऊपर रहना था, सबसे ऊपर कोई। पर फिर भी क्या रहा कारण कि वो धारा फिर भी अपना काम करती कर गई। रही, कुछ ना कुछ जुड़ते रहे लोग। और मैं अब देखिए नहीं होता, हिंदू महासभा का बताऊँ एक जी उदाहरण। जी हिंदू महासभा 2 कारणों से उस शून्य को नहीं भर पाई। एक शून्य था, जी कांग्रेस लगातार हिंदू मुस्लिम दोनों के हितों का रिप्रेजेंट करने का दावा करती है। जी तो क्या हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है, हम राष्ट्रवादी हैं, पूरे राष्ट्र को एक मानते हैं, दोनों एक ही राष्ट्र हैं, मौलाना आज़ाद वाली। और मुस्लिम लीग, जैसा कि आपने कहा कि वो ओपनली केवल मुसलमानों के लिए थी और हिंदू पार्टी का, कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहती थी। जी जी कभी ट्रस्ट नहीं किया कांग्रेस को मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए शुरू से। तो हिंदू कहाँ जाए?
ये तब होता कि एक पार्टी है दोनों को रिप्रेजेंट करने की बात कर रही है, एक पार्टी है जो खुद एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करने की बात कर रही है, तो दूसरी पार्टी भी एक उसके इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए होनी जी चाहिए। जी। वो था हिंदुओं का, कोई नहीं था। कोई नहीं था। हिंदू महासभा जो बनी भी तो उसने हिंदुओं में रिफॉर्म करने के लिए, और वो सब मेंबर थे कांग्रेस के। अच्छा। मालवीय जी कांग्रेस के मेंबर थे। जी जी मालवीय जी वही सब बनाए थे मिलकर के, जी 15 में बनी थी। तो उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, ये सावरकर ने, जब इसके अध्यक्ष बने 1937 दिसंबर में, 38 के लिए अध्यक्ष बने 1938 के लिए। तो उसको उस शून्य को भरने के लिए प्रयास किया, जो शून्य हो रहा था, जिन हिंदुओं को दोनों से ग्रीवेंस थी, मुस्लिम लीग से भी ग्रीवेंस थी और कांग्रेस से भी ग्रीवेंस थी। तो सब मामले आए हैं। हैदराबाद रियासत में जब प्रोसिक्यूशन हुआ वहाँ के लोगों का बहुत ज़बरदस्त, कितने लोग, हजारों लाखों लोग जो है वो जेल में डाल दिए गए, और कोई उनको जॉब नहीं मिलता था। सारे जॉब्स वो सिलेक्टेड मुस्लिम को, अलीगढ़ स्कूल से पास किए हुए लोगों को मिलता था। वोटिंग राइट उनको नहीं दिया गया था। बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी वहाँ पर, जबकि सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उनकी टैक्स से। 80% वो थे उनके, वो सब रिच थे, रिच थे, व्यापारी थे, और व्हाइट कॉलर जॉब में थे, और रूल करते थे मुस्लिम, क्योंकि नवाब वहाँ के जो वो थे निज़ाम थे, तो निज़ाम चूँकि मुसलमान थे, उनके प्राइम मिनिस्टर भी मुसलमान बन, पहले एक हिंदू मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होता था, तो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था, तो वहाँ हिंदू होता, तब तक सब ठीक ठाक था। उसके बाद जो एक मुस्लिम आया है वो सब डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें। तो बड़ा तहलका मचा। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस एक लोकल यूनिट थी, उसने करना चाहा तो उसको मना कर दिया गया। इसके खिलाफ हिंदू महासभा कर रही थी और कांग्रेस की जो यूनिट थी वो भी करना चाह रही थी। जब इन्होंने मना कर दिया गांधी जी ने, तो उसने कांग्रेस रिजाइन करके पूरा एन ब्लॉक एक नई संस्था बना करके वो काम किया। उसने वो बाद में फिर अंडरग्राउंड काम किया, फिर वो कम्युनिस्ट बन गए सब। आपने सुना होगा हैदराबाद में कम्युनिस्ट मूवमेंट सबसे पहले एक्टिव हुआ। तो ऐसे में वो हैदराबाद के जो हिंदू किसके पास जाएंगे? ये तो करेंगे नहीं, कहीं को लगेगा कि तो सांप्रदायिक मामला हो जाएगा। गांधी जी ने कहा कि तो सांप्रदायिक मामला हो जाएगा। और ये सरकार की जो किताब है ना हिस्ट्री वाली, इसमें यही कहा है। गांधी जी ने ठीक किया, सांप्रदायिक होने के डर से इसने कांग्रेस को मना कर दिया कि आप लोग ये काम मत करिए। अब बताइए, खिलाफत में शामिल होना सांप्रदायिक नहीं था, और ये हैदराबाद स्टेट की हिंदुओं के जेन्युइन राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए ये कैसे सांप्रदायिक हो गया भाई? यही सब बात तो आज तक चला आ रहा है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है। Yes, that you have understood. You have understood the whole current. There is unity in the current. पूरी करंट। अब मैं तो ऐसे उपन्यासों में मेरे यही सब चीजें हैं। मेरे 2 उपन्यास फ्रीडम मूवमेंट पर हैं। इसमें गांधी करेक्टर बार बार आता है, सुभाष का करेक्टर आता है, अंबेडकर करेक्टर आता है, सावरकर भी टच करता हूँ। तो नेचुरली मुझे ये पीरियड जो है मेरे हार्ट में था। और जो इनजस्टिस हुआ है पूरे मास के साथ, पूरे पॉपुलेशन के साथ, वो भी हमने महसूस किया था। वो सावरकर शायद उसका एक चेहरा है। एक्चुअली वो देखा पार्टीशन को बचाने के लिए सब कुछ किया, सारी कंप्रोमाइज किया आपने। अल्टीमेटली इट लेड टू द पार्टीशन एंड पार्टीशन फुल ऑफ ब्लड। करेक्ट, इट वाज अ ब्लडी। 1 लाख लोग मार दिए गए, और कितनी औरतें वहाँ रख ली गई, जितनी जवान औरतें, उनको छोड़ा नहीं, उनको रख लिया, और बाकी लोगों को मार के भगा दिया, बूढ़ी औरतों को मार के भगा दिया। और 1 करोड़ लोग अपना घर द्वार सदियों का पुराने जमाने से चले आ रहे, मुसलमानों के आने से पहले से चले आ रहे थे। उनके लिए इन लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं। ये कैसे पॉलिटिशियंस थे? पार्टीशन मान लिया और ये सोचा नहीं कि जो माइनॉरिटी के लोग वहाँ रहेंगे उनका क्या होगा। उनके द्वारा आज तक भुगत रहे हैं, मतलब माइनॉरिटी घट के आज 2 या 3% रह गई है वहाँ, और शायद बांग्लादेश में भी भुगत रहे हैं। बांग्लादेश में बहुत भुगता, वही सब आया हुआ है। 50 में जो मूवमेंट हुआ था वहाँ, 50 में जो राइट्स हुए थे, इतने जबरदस्त राइट्स हुए थे, हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग स्ट्रैंडेड हो गए थे, और उनको निकालने के लिए विधान चंद्र राय को 21 चार्टर प्लेन ले जाने पड़े थे
जी जी ये आपने सब नहीं सुना होगा। 50 नहीं, में हुआ, कभी अरे नहीं। बाप रे, जी 50 में हुआ। वही ठीक वही चीज़ रिपीट की गई जो वहाँ वेस्ट पाकिस्तान में हुई थी, जी क्योंकि यहाँ संख्या ज़्यादा थी, जी तो उनको एक्सटर्मिनेट करने में टाइम लगा। इंस्टॉलमेंट्स में हुआ, जी पहले पार्टीशन के टाइम पे हुआ, फिर 50 में हुआ, फिर बांग्लादेश वार में हुआ। जी बांग्लादेश वार में जो वो पाकिस्तान आर्मी थी जो वहाँ जी थी, जी वो उसके पहले टारगेट तो हिंदू ही थे। जी बिल्कुल। कितने कितने रेप्स हुए थे, आप सोचिए, एक बड़ी समस्या, इंटरनेशनल समस्या बन गई थी। इन बच्चों को क्या किया जाए जी जी जो रेप से पैदा हुए। आप तो बहुत छोटी रही होंगी, तो हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जी जी तो पहले उन्हीं का वो आया है रिफ्यूजी के रूप में मैं हिंदुओं का। पैदा नहीं हुई थी सर तब आप तक। पैदा ओ, जी हाँ, आपने जो है इंदिरा जी का बीच में जिक्र किया, तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे आती हूँ जो आज तक डिस्कस होता है टीवी डिबेट्स में, और वो है सॉरी वर्कर, या सावरकर जी को जो सॉरी या माफ़ीनामा मांगने पर उनका मजाक उड़ाया जाता है या मखौल उड़ाया जाता है, और फिर दूसरी ओर से ये रिस्पांस आता है कि इंदिरा जी ने उन्हें वीर की उपाधि दी और अपने लेटर में उनको किसकी उपाधि? वीर वीर हाँ, जो शब्द था वो इंदिरा जी ने नहीं ही दिया, लेकिन हाँ उनके टाइम पे था। तो मैं ये समझना चाहूँगी कि ये जो पूरा सिलसिला है माफ़ीनामे का, और जो आपने अपनी पुस्तक में भी काफ़ी डिटेल में इस तरह से व्याख्यान किया है कि अ, ये कितना गलत, पहले तो गलत अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हुआ, उसे क्यों लौट के हुआ। जी क्रांति का काम करना चाह रहे थे। जी। और दूसरा, जो जिस तरह की यातनाएं उस जेल में थी, सेलुलर जेल में, जिसकी कभी कभी बात तो होती है लेकिन शायद लोग सोच भी नहीं सकते, इमेजिनेशन के बियॉन्ड है कि किस तरह का की यातनाओं को वहाँ झेलना पड़ता था। अभी जैसे आपकी और मेरी इसी बारे में बात हो रही थी बिफोर दिस पॉडकास्ट की मतलब कोल्हू की जगह जहाँ दो बैल लगते थे, वहाँ एक व्यक्ति जो है उसको एक पर्टिकुलर जो है अमाउंट या वॉल्यूम निकालना होता था तेल। 30 जी पाउंड तेल जी दिन भर में निकालना पड़ता जी, था। और वो लगा रहता था, और नहीं होता था तो दंड मिलता था, दंड मिलता था। और बहुत खतरनाक दंड मिलता था। जी खड़े होकर के जी उसको हथकड़ी बेड़ी में खड़ा कर दिया जाता था, क्रॉस बार लगा देते थे। जी जी। और वहीं आपने एक और बात भी अपनी पुस्तक में भी मेंशन की कि जो वहाँ के कैदी थे उनके ऊपर अनुशासन लगाने के लिए वहाँ के जो जो मुस्लिम, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनके हाँ, ऊपर, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनके ऊपर, जो क्रिमिनल उसके प्रिजनर्स थे, जो कि उनको उनके ऊपर अनुशासन करना। लगाने के लिए, रूल करने के लिए रखा जाता था। इन उनके जेल की इस थोड़ी बहुत कुछ बातों पे ज़रा आप टच अपॉन कीजिए कि किस तरह की प्रताड़नाएं वहाँ झेलते थे लोग, और एका तो शायद विक्षिप्त हो गए थे, ये ऐसे लोग थे जो वेल रेड थे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे, कोई बैरिस्टर था, कोई पत्रकार था, कोई, तो मतलब सब अपने अपने क्षेत्र के प्रभुत्व वाले लोग, जो ज्ञानी लोग थे, वो वहाँ पे बंद थे। उस बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि जब आप बताएंगे तो मेरा एक प्रश्न उसमें और है नहीं, आपसे। पहले तो मैं इंदिरा गांधी वाली बात जी बता दूं जी आपको। इंदिरा गांधी के टाइम तक सावरकर के खिलाफ कुछ नहीं था, जी कोई माहौल नहीं था। जी और सावरकर की मौत पर उन्होंने बहुत बढ़िया उन्होंने संदेश भेजा था, जी जी बहुत ग्लोइंग में उनके ट्रिब्यूट पे किया था। जी ये शुरू हुआ है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जी तब से इसको उभारा गया। ये टोटली पॉलिटिकल है, जी, टोटली पॉलिटिकल फ्रॉम है। बोथ ये साइड्स। तो बात खत्म, जी 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 इसके आगे नहीं बोलूँगा। जी अब देखिए, वहाँ जो उनका, मैंने पहले बता दिया कि इन लोगों का इंटेंशन जेल में सड़ने का नहीं था। जी इंग्लैंड तो उसको कोर्ट से वेट करना था, कोर्ट को वेट करना था, कोर्ट ने वेट कर दिया। तो कोर्ट को वेट करने के पहले जो प्रोसीडिंग चल रही थी वहाँ पर, पुलिस जो इंक्वायरी कर रही थी, इंडिया हाउस की इंक्वायरी कर रही थी, जी उस समय ये पेरिस में थे। जी, ही कुड हैव एस्केप्ड। escaped and even I think he tried to as well. नहीं, वो तो बाद में, सुनिए तो जी, पहले, जी। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जी ये बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को। जी वो वॉलंटरली वहाँ से इंग्लैंड गए, जी और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भी उनको रोका, और तमाम साथियों ने रोका कि आप कमांडर हैं, आप थिंक टैंक हैं, लीडर हैं, आपको पीछे से काम करना चाहिए। आप खत्म हो जाएं तो क्रांति खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक तमन्ना, मतलब ये भी एक पॉलिसी थी उन क्रांतिकारियों की। उसका जी। जो ड्रीइंग लीडर होता था वो पीछे रहता था, वो जी। डेंजरस काम नहीं करता था, वो जी जी, प्लान करता था प्लान करता है। और डायरेक्शन देता था लोगों को, जो उसके उसके सब लोग ओबे करते थे, बिल्कुल कमांडर की तरह।
डिसोबे नहीं, मरने को तैयार रहते थे उसके कहने पर। तो ऐसे में वो चले गए, इनको श्याम कृष्ण वर्मा को डिफाई करके और भी तमाम लोगों को डिफाई करके वो चले गए, और जैसे पहुंचे गिरफ्तार हो गए। क्यों गए? एक तो इन्होंने कहा कि वहाँ हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जिनको मैं एडवाइस करता रहा हूँ, वो डिसल्यूजन हो जाएंगे, जी मोह भंग हो जाएगा उनका, जी कि ये हमारा लीडर जो है वो खुद ही नहीं भाग रहा है और हम लोग यहाँ सड़ रहे हैं, यहाँ जी। हम लोग इंट्रोगेट हो रहे हैं। कई लोग उसमें सो ही हाँ, बेसिकली उसमें वांटेड टू कई सेट एन लोग थे एग्जांपल। जो वहाँ सिल्वर जेल गए थे, जी जी लेकिन इनकी तरफ 50 साल के लिए नहीं, इनकी तरफ 50 साल के एक साथ कोई नहीं गया। जी सिल्वर कई चीज़ों में ये यूनिक थी, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। जी जी तो वहाँ गए, वहाँ अरेस्ट हो गए। वहाँ पर उनका इरादा ये था कि उनका ट्रायल जो था वो ब्रिटिश कोर्ट में होना चाहिए, जी। और कायदे से होना भी चाहिए था। एक अंग्रेज ने भी लिखा है, अगर ब्रिटिश कोर्ट में ट्रायल होता तो बहुत नॉमिनल पनिशमेंट को 2-3 साल का, और कोई ऐसा अपराध इनके नाम पर था ही नहीं। था ही नहीं। जी जबकि वो मदन लाल ढींगरा ने हत्या की थी, लेकिन कहीं ये टच में नहीं आए इनको। वो सब इंडिपेंडेंट चल, बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन था अभिनव भारत का। जी जी अगर ये सब न हुआ होता, कांड न हुआ होता, तो अभिनव भारत ने क्या क्या किया कुछ कभी पता ही नहीं चलता है। जी इतना टाइट और इतना डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन था। जी जी यहाँ सीख गए थे उसको। जी मराठी लोग इसमें बहुत माहिर होते हैं। जी जी अच्छा, तो वहाँ पर भी ऐसे ही बनाया था नेटवर्क, जो रियल आदमी उस वहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी, पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड। तो इनको पक्का था कि 2 साल का हमने पिस्टल भेजी है, जी तो अनाम मतलब स्मगल किया, उसका क्या चार्ज लगेगा। जी लेकिन उन लोगों को भी समझ में आ गया था, अंग्रेजों को, असली आदमी यही है, जी मोस्ट डेंजरस पर्सन। गवर्नर ने कहा भी था कि ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एवर बॉर्न इन इंडिया, ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन एवर बॉर्न इन इंडिया। तो पूरी ताकत लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट था, इंडिया ऑफिस, जी एक वहाँ के जो सबसे बढ़िया बैरिस्टर थे उनको लगाया, जो बाद में यहाँ पर गवर्नर जनरल होके आए। जी जब ये छोटे तो वही गवर्नर जनरल थे, ही न्यू कितना केस वीक था इनका, जी तो उनको छोड़ने में उनका हाथ था। जी अच्छा, खैर, तो वहाँ पर वो असफल हो गए। ये सबसे बड़ी पराजय थी उनकी। सारे मिशन का फेलियर यहाँ हुआ जब ब्रिटिश कोर्ट में ये सक्सीड कर गए, ब्रिटिश इंडिया वाले, ये कहकर कि इनका ट्रायल जो है इंग्लैंड इंडिया में होना चाहिए, देयर इज सफिशिएंट मटीरियल। जब कुछ नहीं था इंडिया, जी जी इंडिया में उन्होंने कुछ भाषण दिए थे जब पढ़ रहे थे पूना में और बॉम्बे में, और खैर तब तो यंग ही थे जब वो नासिक में थे। उन भाषणों को तब किसी काम लायक नहीं समझा गया था, ठीक है, जो कोई खास बात नहीं। जी उन्हीं भाषणों को खोद के निकाला गया, जी लिख करके निकाला गया, और उन्हीं का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि ये इनको ट्रायल का मामला इंग्लैंड में न बने, इंडिया में बने। इंडिया में बने। जी ठीक है। और जैक्सन मर्डर का इस्तेमाल किया गया, जबकि जब जैक्सन का मर्डर जब उन्होंने पिस्टल भेजी थी, जैक्सन कहीं पिक्चर में था ही नहीं, बहुत पहले भेजी थी। जी जी उसमें से वो जिसके हाथ पहुंचनी चाहिए वो हाथ नहीं पहुंच पाई, संजोग होता है। वो आदमी अंडरग्राउंड था, उसको ना पहुंच नहीं पाई, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इधर उधर क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। उसमें एक पिस्तौल लग गई उस आदमी के हाथ जिसने जैक्सन को मारा था। और मारा इसलिए कि उन्होंने गलत अनजस्टिफाइबल तरीके से बाबा राव सावरकर, उनके बड़े भाई को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देकर वहाँ अंडमान भेजा था। जी वही था, मजिस्ट्रेट था, और जज भी उसमें, ये जो फौजदारी के मुकदमे होते हैं ना, क्रिमिनल केस वाले, जी वो वही लोग देखते थे। जी तो पहला डिसीजन उसका था, दूसरा हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया। जी तो हाई कोर्ट तो यही था कि वही उस एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट थे, जी वो जानते थे कि इन लोगों ने किया है गड़बड़ सब, जी भले ही कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जी। है बदमाश लोग। जी 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 तो हमें ये जब ये हमारा ब्रिटिश साम्राज्य नहीं रहेगा तो हम भी कहीं नहीं रहेंगे। जी तो इस उद्देश्य से वो लोग काम करते थे, सारी कोर्ट, इसीलिए वहाँ पिटिशन सभी लोग डालते थे, वो एक तरह से अपील थी। जी सारे क्रांतिकारियों ने पिटिशंस डाली थी, और क्योंकि वो और कोई एवेन्यू नहीं था, फाइनल डिसीजन ऐसे ही हो जाता था, अपील तो होती नहीं थी, तो अपील की तरह होती थी वहाँ पर। काला पानी तो लिटरली माना ही जाता हाँ, था कि अब गया आदमी, गया जैसे आप आदमी, बता रहे हाँ। थे। जी जी पहले ऐसे ही था, पहले लौट कोई आता नहीं था। जो पहला बैच गया था 18, हाँ, इतना कनेक्शन देखिए, 1857 के जो
प्रिजनर्स, जो 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 लोग जिनको गोलियों से नहीं उड़ाया गया, जिनको पेड़ों पर नहीं लटकाया गया, जिनको तोपों के सामने बांध करके नहीं उड़ाया गया, वो लोग वहाँ भेजे गए थे। उसमें से कुछ बूढ़े रह गए थे जब सावरकर गए। अच्छा। उनको देख के बहुत वो भावुक हो गए, जी। इमोशनल हो गए। जी कहा कि आप हम लोगों की लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, जी जी आपको शुभकामनाएं हम देते हैं। जी। इसको सुनने के लिए सावरकर वहाँ पहुँच गए थे। बहुत बूढ़े हो गए थे वो लोग, उनको भी लौट के नहीं आए। आपने बताया कि वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने मतलब इतनी सिवियर सिचुएशंस और परिस्थितियाँ थी कि वहाँ लोग विक्षिप्त हो जाते थे। हाँ लोग मतलब दे कमिटेड सुसाइड टू गेट अवे फ्रॉम द काइंड ऑफ अट्रॉसिटीज दे वर फेसिंग। उस पर भी थोड़ा हाँ, प्रकाश नहीं, वो तो डालें। खैर डिटेल में है किताब में। जी लेकिन वहाँ कई ऐसे काम थे जो जिसमें कि विक्षिप्त होने का पूरा चांस था। जी जी। सबसे आसान काम तो ये था, ये तोड़ना, ये नारियल को, सूखे नारियल को लकड़ी की मोरी से, आजकल तो स्टाइल है ना, वो जी दबाते हैं वो डालते हैं टूट और जाता, वो, हाँ। और रेसा रेसा निकल जाता है। उस जमाने में उसको पीट पीट के, और उसका भी एक अमाउंट था, इतना वेट इतना होना चाहिए, रस्सी जी रस्सी का जी जो निकलती जी। है, रेसे जो निकलते हैं। तो उसमें छाले पड़ गए थे, इन लोगों के छाले पड़ जाते थे, खून बहता था, फिर भी करना है। लेकिन वहाँ भी उनका ऑर्गेनाइजेशनल वो चलता रहा। मतलब मैं किताब में जब हाँ पढ़ रही थी तो आपने ये भी मेंशन किया है कि वहाँ भी लोगों को एजुकेट करना, जो हाँ को वो थे उनको एजुकेट करना, उनसे माफ़ीनामे दिलवाना, कोशिश करना कि वो बाहर जा सकें। कई बार ऐसा हुआ कि सावरकर जी ने कहा कि नहीं, मतलब बेटर है आप इनको हाँ, रिलीज कर दीजिए। 2 बार। जी जी तो इसका साफ है, ये तो क्लियर, ये एविडेंस इस चीज़ का है कि उनके माफीनामे फेक थे। जी। वो आना चाहते थे अभिनव भारत के काम को आगे बढ़ाने आगे के लिए। बढ़ाने। जी इनके बड़े भाई जब वहाँ गए थे जी तो वही काम देखते थे, जब इंग्लैंड गए तो वही काम देखते अभिनव भारत का। जी तो लेकिन वो वहाँ से भी वॉच करते थे उसको, उसके इंटरेस्ट को वॉच करते थे। बड़े भाई को पता नहीं था कि इनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है। इनको इंग्लैंड से ला करके और इंडियन जेल में रखते थे ना उसमें, जी जी। एक साल करीब रहे थे, तो उनको मालूम नहीं था। और वहाँ पहुँच गए तब भी नहीं मालूम था। वहाँ दूसरे कैदी के बारे में पूछने का आपको कोई राइट नहीं था। जी तो एक दिन दिखाई पड़ गए वो, जी बाई चांस, दोनों जी। भाई। अरे तात्या, उन घर का नाम, हाँ तुम यहाँ कैसे आ गए? हाँ। हम तो तुम्हारे भरोसे यहाँ आप सारी तकलीफ झेल रहे थे कि तुम देश का काम कर रहे अच्छा, हो। उन्हें पता ही नहीं था कि वो वहाँ है। हाँ जी बिल्कुल पता नहीं। जी और वो सब इसमें है, दोनों जी का करेस्पॉन्डेंस जी ना बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंस्पायरिंग करेस्पॉन्डेंट है, आप जी उसको कोट करिएगा। जी जी तो वो उसके जवाब जो इन्होंने लिखा है, फिर बाद में चिट भेजा उन्होंने, अपने एक विश्वस्त आदमी को पकड़ के एक चिट भेजा उन्होंने। तो उसमें डिटेल में लिखा कि हम इसी विश्वास के साथ इतने कष्ट यहाँ झेल रहे थे और उसको सकम कर रहे थे, उसको सकम नहीं कर रहे थे, सारे कष्टों को घुटने नहीं टेक रहे थे कि हमारा भाई वहाँ काम हमें कर लगा रहा कि है, आप बाहर काम संभाल रहे हैं। देश के जी काम कर जी रहा है, देश का जी काम कर रहा है, तुम ऐसे आ। तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि हमको तो आना ही था, हम तो जो फ्रंट पे आके लड़ना था हमको, जी। तो हम हार गए, तो हारने का दंड तो भुगतना झेलना ही था। है। हम लोग से लड़ते हुए सेना में जब हारते हैं तो उसका दंड तो झेलना पड़ेगा। उसको दंड के रूप में स्वीकार किया। बहुत बढ़िया लेटर है वो, अच्छा बहुत लिखते थे, जो भी लिखते थे बहुत अच्छा लिखते थे वो। बिल्कुल। जो भी किताब जी 1857 के जो शहीद थे उनके ऊपर जो लिखा, ओ मार्टर्स के नाम से एक पर्चा लिखा था, जो 10 मई को जी हर साल मनाते थे वहाँ शहीद दिवस, जी उस पर उन्होंने पढ़ा था उसको। जी जी तो उनका कि आपका युद्ध खत्म नहीं हुआ, हम जारी रख, आपके बच्चे जारी रखे हुए हैं, आप हम बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और तब तक जारी रखेंगे जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाएगा। जी। या तो हम खत्म हो जाएंगे या देश को आज़ाद करेंगे, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। सावरकर जी के थिंक टैंक होने पर एक और उन पर आरोप लगता है कि गोडसे को उन्होंने मतलब गांधी जी की हत्या के पीछे, और जो गोडसे ने वो कदम उठाया उसमें कहीं ना कहीं सावरकर जी का इन्वॉल्वमेंट था। इनफैक्ट उनको शायद कोर्ट में इस सिलसिले में उनको शायद मेंशन भी किया गया। तो व्हाट वाज दैट, वो ये आरोप क्यों लगता है कि इसमें जाओ वो चैप्टर पढ़ेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। जी
उनको छोड़ा भी गया, बाइज्जत बरी किया, जी और कोई अपील नहीं की जी सरकार ने। जी सरकार यही सरकार थी। जी और सरकार की केस को लड़ा था दफ्तरी साहब ने, जो उस समय अटॉर्नी जनरल थे बॉम्बे स्टेट के। बाद में कंट्री के अटॉर्नी जनरल बने, सॉलिसिटर जनरल बने, सबसे ऊंचे पद पर गए जी जो हायरार्की होती है। जी ही वॉज वेरी ब्रिलियंट पर्सन। जी उनको लगाया गया था गांधी जी के मर्डरर्स को प्रोसिक्यूट कराने के लिए, गवर्नमेंट ने उनको लगाया था। जी उन्होंने उनका उनका आर्गुमेंट भी बहुत कमज़ोर था। जी कारण बता रहा हूँ आपको। जो मंडली थी जिसने ये सब काम किया था, जिसने गांधी जी के मर्डर का कॉन्स्पिरेसी की थी, एक छोटा ग्रुप था, और कॉन्स्पिरेसी उसने किया था, जी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। जी एक आदमी काम नहीं था, जी एक आदमी काम तो उसने किया, जैसे हमारे मदनलाल धिंगरा ने किया, जी अकेले जाके शूट कर अकेले दिया। जाके। और फिर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया हाँ, इस कि तरह मैंने से अकेले कि वो एक इंस्पिरेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो कोर्ट में। जी और वो जी इनका लिखा हुआ था, जी सावरकर का। अच्छा जी तो उन्होंने क्या किया कि वो उसमें एक बागड़े नाम का था, जी वो व्यापारी था, वो शस्त्र का व्यापारी था, अच्छा आर्म्स का, और ये जो लोग पहनते हैं लड़ाई के टाइम पर, वो सब बेचता था। जी तो वो भी इम्प्लिकेट हो गया था। तो जी उसको छोड़ने के लिए कहा गया कि तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुम जी बन जाओ हम लोग के मुखबिर। जी क्रांतिकारी था नहीं वो, जी चपेट में आ गया था, बन गया, और कहा तुमको इम्प्लिकेट करना है सावरकर को। हाँ सावरकर तब तक राजनीति संन्यास ले चुके थे, देश जब आज़ाद हो गया और विभाजन हो गया, सब कुछ इनके खिलाफ, इनकी इच्छा के खिलाफ, उनके लक्ष्य के खिलाफ हो गया, तो काफ़ी डिसइल्यूजन होकर के चुपचाप वहाँ अपने घर में रहते थे। जी नीचे दफ्तर जरूर था हिंदू महासभा का, लेकिन जी हिंदू महासभा का अध्यक्ष नहीं थे वो, जी उपाध्यक्ष थे उस समय शायद। जी तो उसने कहा कि ये आपटे और जिसने मारा नाथुराम, हाँ ये दोनों सावरकर का आशीर्वाद लेने गए थे, और ऊपर की मंजिल में रहते थे, नीचे इनका दफ्तर था ग्राउंड फ्लोर पे। जी मैं ग्राउंड फ्लोर में बैठा हुआ था, ऊपर गए लोग और उन्होंने कहा विजयी भव। हाँ जी तो सावरकर ने उससे पूछा, लोगों मतलब वकील से पूछा, इससे पूछा जाए कि आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठ कर के वहाँ ऊपर क्या ऊपर बात हो कैसे रही है, सुन रहे थे सुन रहे थे। जी तो किसी भी और एविडेंस से कॉरोबोरेट नहीं हुआ। जी इट वाज सोनली बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ दैट इन अप्रूवर। जी जी अप्रूवर तो हमेशा जो है इनका सरकार का आदमी होता है, जी और उसकी कंडीशन थी कि इनको इम्प्लिकेट करो। जी इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड ऑफ कोर्स। जी तो उसके एविडेंस के दम पर इनके ऊपर मुकदमा लॉन्च किया गया, जी और वो कोई conspiracy धारा नहीं मिली। जब इनको अरेस्ट किया गया इनके घर से बम्बई से, जी कोई क्रिमिनल कोर्ट की कोई धारा नहीं थी, कोई जी। कोई किसी कानून में आते नहीं थे। जी तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको अरेस्ट किया गया, और जी बाद में धारा खोज करके लगाई गई जी कि इन्होंने प्रमोट किया, इंस्पायर किया, जो भी कहिए आप। तो उसके बाद उन्होंने सब सुनने के बाद उन्होंने, आत्माराम जी ने बहुत बहुत सुलझे वकील थे, सुलझे जज थे, जी तभी उनको चुना गया था इस काम के जी लिए। काफ़ी लंबी प्रोसीडिंग चली। जी बेचारे यहाँ गर्मी के दिनों में आए थे, यहाँ जेल में बैठे थे, जी जबकि वो रेड फोर्ट में बैठे हुए थे। रेड फोर्ट जी। मुकदमा चल रहा था, जी क्योंकि वहाँ पर उतनी गर्मी के आदी नहीं थे वो, जी। बूढ़े भी हो गए तब तक। जी वो चुपचाप बैठे सुनते रहते थे, वो अपनी सेल में भी बहुत मजबूरी में रहते थे वो। जी तो सब सुनने के बाद उन्होंने फैसला लिया, इनको बाइज्जत बरी कर दिया। जी बागड़े को तो खैर छोड़ना ही था, तो 2 लोगों को फांसी दी गई, बाकी लोगों को आजीवन कारावास 14 साल वाला, जो इंडिया का होता है, इंडियन जेलों में होता है जो। जी और उसमें जो जिसको आजीवन कारावास दिया गया, उसमें 2 लोग, एक परचुरे था ग्वालियर का वकील, जी उसको बेचारे को वैसे इम्प्लिकेट कर दिया गया था। जी और एक तो था बागड़े का नौकर, गैर पढ़ा लिखा, वो बेचारा बागड़े के नौकर होने के नाते पकड़ लिया गया। अच्छा जी जैसे नाथुराम गोडसे के भाई को पकड़ लिया था, वो बेचारा वो परचून की दुकान करता था, परिवार चलाता था, वही नाथुराम गोडसे का परिवार चलाता था। जी ये तो पूरी तरह अपना काम में लगे रहते जी। थे, तो ब्रह्मचारी। ये अजीब था, नाथुराम गोडसे भी अजीब आदमी था।
उन्हें शादी विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जीवन भर मांस और शराब इसका परित्याग करेंगे और अपना बनाया हुआ भोजन करेंगे। वो अजीब आदमी था वो। उसकी तारीफ भी किया है जज ने। और कमिटमेंट उसका कुछ एक्सट्रीम था, जी। बस ये बात थी जी उसके हिसाब। अरे उसने भाई 9 दिन तक तो अपना स्टेटमेंट दिया था, वो किताब में छपी है उसकी। जी जी मैंने तो पढ़ा है। और लोग आंसू बहा रहे थे जी जब वो स्टेटमेंट दे रहा था। जी तो जी हमने कहा हमारे गांधी जी को हमने प्रणाम किया, उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उस देश पर के एक लिए। नाटक भी हाँ, बना है जो कि पहले बैन हो गया था, फिर शायद उसे अलाउ किया गया। एक और बना है वो उस पर .com, जी जी गांधी जी .com ऐसी कुछ बनाने की है, एक मुस्लिम राइटर है मालूम। नहीं, नाथूराम गोडसे बोलते हो कुछ ऐसे हाँ, करके वो था। पहले जी वो बहुत रिवोल्यूशनरी है। जी जी बाद में एक और लिखा था उसको, एक मुस्लिम जी राइटर है, मैं जी। जानता हूँ उनको, हमारे मित्र हैं। तो अगर हम ये विचारों में एक्सट्रीमिज्म तो की ये बात छूट गए, करते हैं। देखिए वो जी छूट गए, एक जी मिनट, छूट गए। जी छूटने के बाद फिर वो सरकार ने दफ्तरी के होने के बावजूद, उन दफ्तरी के परसू करने के बावजूद केस को सेकंड अपील नहीं किया, अच्छा हाई कोर्ट में अपील नहीं किया, जी सरकार ने मान लिया, जी सब खत्म हो गया। तो ये सवाल तब आया जब वो एक लोकमान्य तिलक के नाती, मतलब ग्रैंड सन केतकर, जी जब ये लोग लौट के 14 साल काट के आए, जी उनको फंक्शन किया गया उनको फेलिसिटेट करने के लिए, उसमें वो बोल गए कि हम यहाँ कॉन्स्पिरेसी हुई थी 6 महीने पहले और मैं जानता हूँ। तो उनसे पूछा गया कि जान के क्या किया आपने? उन्होंने कहा कि मैंने फला आदमी के थ्रू सरकार को भिजवाया था, चीफ मिनिस्टर को भिजवाया था संदेश करने के अच्छा लिए। तो बड़ा फिरोर मचा, पार्लियामेंट में भी मचा, वहाँ बॉम्बे की लेजिस्लेचर में भी मचा। तब एक कमीशन बनाया गया, उसमें गोपाल स्वरूप पाठक जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे जी उनको बनाया गया। तो वो चले गए अपना वो गवर्नर बन के, तो वो काम नहीं कर पाया उसमें, जी फिर पड़ा रहा। फिर एक कपूर साहब को बनाया गया और उनको लिमिटेड रेफरेंस पॉइंट दिए गए थे, लिमिटेड, कि क्या कॉन्स्पिरेसी की जानकारी थी केतकर को, थी तो उन्होंने क्या उनके फला के थ्रू उनको भेजा था, चीफ मिनिस्टर को भेजा था इसकी इन्फॉर्मेशन, और क्या चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, चीफ मिनिस्टर ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया। जी केवल 3 पॉइंट था, सावरकर का नाम तक नहीं था उसमें। जी इस सावरकर के पीछे पड़ गए कपूर जी। अच्छा, उसमें एक और परेशानी खड़ी हुई, जिसके थ्रू उन्होंने भेजा था मिसेज चीफ मिनिस्टर को, वो उनकी डेथ हो चुकी थी, जी चीफ मिनिस्टर की भी डेथ हो चुकी थी। जी अब रह गए थे वो केतकर। जी तो केतकर को पकड़ने के बजाय आपने सावरकर को इम्प्लीकेट कर दिया। जी अच्छा, ऐसे एविडेंसेस पर, जैसे बागडे के एविडेंस पर जो क्रॉस एग्जामिन से करके और फिनिश हो चुका था, और ऐसे और लोगों का एविडेंस लिया उन्होंने, घूम घूम के बहुत टाइम लगाया, बहुत प्रोसीडिंग की, बहुत दिन तक प्रोसीडिंग चलती रही उनकी। उनका स्टेटमेंट लिया जो इसमें कमीशन में कभी क्रॉस एग्जामिन नहीं होता, जी उसकी लिमिटेशंस है, इतना एक्ट एज ए कोर्ट। तो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो चुकी होती हैं उनको आप उलट रहे हैं। जी हाई कोर्ट तक मामला गया था, हाई जी। कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई थी, उसको आप उलट रहे हैं एक नॉन जुडिशियल वे से। जी तो उसी के कारण इम्प्लिकेट किया गया इनका, गांधी के कोई संबंध, इसका मर्डर से कोई संबंध नहीं था। इनफैक्ट आपकी ये किताब पढ़ने के बाद अगर आज के यूथ अगर इस किताब को पढ़ें तो शायद वो आज के यूथ आइकॉन होते, अगर आज जीवित जी, होते बिल्कुल। सावरकर। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका। आज आपने जो है हमें सावरकर के जीवन की एक इतनी इम्पोर्टेंट झलकियों से रूबरू कराया। मैं इस वार्तालाप को और लंबा खींचना चाह रही थी, लेकिन मेरी नज़र समय पर भी है और मुझे पता है कि आपको अगले उसके लिए भी जाना है अपने। बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस। हम आशा करते हैं कि आप कभी ना कभी एक पूरी किताब गांधी जी पर भी निकालें, क्योंकि आपने आज जिस तरह की बातों का खुलासा किया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक क्रिटिकल व्यू गांधी पर भी होना आवश्यक है। मेरा इस माध्यम से, द इंडिक पेन माध्यम से, हम लोगों की ये प्रयत्न है कि हम इसी तरह से अपने हिस्ट्री के पन्नों को, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, उनको एज इज़ रखा जाए। आज की
जनता के सामने, जो ये नॉइज़ है जो हमारी मीडिया के थ्रू क्रिएट होती है विचारों पर, व्यक्तित्वों पर जो हिस्ट्री से है, उसको काटते हुए अगर हम ये एक प्रयास जारी रख सकें कि लोगों के समक्ष दोनों तरह के, हर तरह के विचारों को प्रस्तुत कर सकें, एंड देन वी लेट देम डिसाइड एज टू हाउ दे वांट टू कंटिन्यू, मतलब वो भ्रम दूर कर सकें। आज ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स आपने बस्ट किए अबाउट सावरकर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।